शास्त्री पार्क में हत्या का मामला। प्रेम प्रसंग के कारण युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। महंगाई पर सरकार के दावे फेल। नई फसल के बावजूद सब्जियों और दाल चावल के दाम में इजाफा। सरकारी आंकड़ों में गलत तस्वीर पेश की गई। प्रदूषण बढ़ने पर बच्चों की पढ़ाई में बदलाव। प्रदूषण बढ़ने पर ग्रैप चार्ट लागू। स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह चलेंगी क्लासेस। गाजीपुर डेयरी फार्म के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया मामला। 3 जनवरी को होगी सुनवाई। मालिकों ने कहा कूड़े के पहाड़ से होती है गंदगी, डेयरी से नहीं। पूर्वी दिल्ली से डीडीसीए चुनाव में बड़ी जीत। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान। डीडीसीए चुनाव में रोहन जेटली पैनल की सभी सीटों पर जीत। नमस्कार, सीसीएन लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। शास्त्री पार्क में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसे जांच के लिए हेड कांस्टेबल अमित को सौंपा गया। जांच के दौरान पता चला कि घायल के रिश्तेदारों द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के बाद उसे गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान ऋतिक वर्मा के रूप में हुई। हालांकि रात करीब 9 बजे जीटीबी अस्पताल में सूचना मिली कि ऋतिक वर्मा की मृत्यु हो गई है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी पत्नी को मृतक ऋतिक वर्मा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया था। गुस्से में आरोपी ने दोनों की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे ऋतिक वर्मा की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के माथे पर चोट के निशान पाए गए हैं और हत्या का कारण प्रेम प्रसंग के कारण चलते बदला लेने का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिवार को सौंप दिया है। कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली करीबन 9 बजे सुबह कि ये ऋतिक वर्मा जेपीसी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है इंजर्ड में। तो इसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और फिर इसको जीटीबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। इसमें जो है शास्त्री पार्क एरिया में कल जो है ये जो हमारे जो अक्यूज्ड हैं मजद, ये पहुंचे अपने घर। तो इन्होंने ऋतिक वर्मा को और अपनी वाइफ को एक साथ देखा, तो उससे उनको काफी उनको गुस्सा लगा। इनसे पहले भी इनके कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो उसके बाद ये मारपीट उन्होंने की है। इसमें उसके साथ 3 आदमी और थे मारपीट करने में, और इसमें हमें मजद को और उसके एक साथी को अरेस्ट कर लिया है। नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, ये बेसिकली हस्बैंड जो है मजद, इसको शक था कि इनकी वाइफ जो है ऋतिक से कुछ रिलेशन में है। तो जैसे ही उसने कल देखा तो उसका जो है वो उसको गुस्सा हुआ होगा और इसके बाद ये घटना हुई। ये इसी का घर है जहां पे मजद का घर है। ये बाहर अपना शॉपिंग करने आया हुआ था बच्चों के साथ, तो वापस आया तो फिर अपने घर में ही ये किस्सा कहानी हुई है। एक तरफ जहां लोग महंगाई से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नई फसल के आने से खाने पीने की चीजों में सीजनल नरमी आई है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ फ्यूल और पावर सेक्टरों में भी महंगाई घटी है। महंगाई में कमी आई है या नहीं, इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि महंगाई कम नहीं हुई है। सब्जियों से लेकर दाल चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। सीजनल सब्जियों के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। महंगाई कम नहीं हुई है। किचन का सामान जो पहले कम दामों में मिलता था, अब ऊंचे दामों पर मिल रहा है। लोगों ने ये भी कहा है कि सरकार सिर्फ बोलने या दावा करने से नहीं, बल्कि इसे हकीकत में करके दिखाए, तब समझ आएगा। तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम भी ले रही। अगर जहां टमाटर अगर 100 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो वहां पर अगर वो 5-10 रुपये कम कर दिए जाए तो महंगाई खत्म नहीं की जा सकती। उसे ये नहीं कह सकते कि महंगाई कम हो गई है।
पहले तो महंगाई के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, फिर उसमें 1-2 रुपया कम करते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जबकि महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक आम नागरिक आज की महंगाई को देखते हुए अपना जीवन यापन करने नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी कमाई तो 10 रुपये है और खर्चा 20 रुपये। मुझे कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि आज ही मैंने सब्जी ली और सब्जियों के रेट अभी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हरी सब्जियां, इवन सीजनल सब्जियां हैं, गाजर, मटर, मूली, पत्ता गोभी, गोभी, तो इन सब के रेट भी बहुत हाई हैं अभी। तो एक आम इंसान की बात करो तो उसकी जेब जो है, उसका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है अभी भी, और कहीं भी मुझे कम तो नज़र आता नहीं। और अगर गाड़ी की बात करूं तो पेट्रोल डीजल के रेट भी आसमान छू रहे हैं। महंगाई में तो कहीं से कहीं मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती। इतनी महंगी सब्जी को हमने तो एक आध चीज सस्ती कर दी, हल्ला मचा देंगे जी सब्जी सस्ती हो गई, सब्जी सस्ती हो गई। कहाँ से हो गई? तेल इतना महंगा, जो अभी कुछ दिन पहले तेल था मतलब 100 रुपये किलो ऐसे था, अब देखो तेल 150 पहुंच रहा है, 160, 180। देखो महंगाई इतनी है कि आदमी थाली से बाहर कुछ सोच ही नहीं रहा कि सुबह में क्या बनना है, शाम में क्या बनना है। एक ही टाइम का खाना, एक ही टाइम की रोटी सब्जी इतनी महंगी हो जाती है कि आदमी उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा। बच्चों की फीस लगाओ और गवर्नमेंट स्कूल में जाओ और प्राइवेट में जाओ तो 5,000 से कम कोई किसी स्कूल की फीस नहीं है। बताओ कहाँ बच्चे ने पढ़ाएं, क्या करें। बहुत ही बुरा हाल है महंगाई का। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सोमवार दोपहर को ग्रैप 3 चरण लागू किया और जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा थोड़ी ही देर बाद रात ग्रैप 4 के चरणों की पाबंदियां भी लागू कर दी गई। इसके तहत BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लागू किए गए इस आदेश के बाद पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चल रही हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर छात्र ऑफलाइन आकर क्लासेस ले रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक के लिए हाइब्रिड क्लासेस लागू की गई हैं। इन क्लासेस में बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि पता लगा कि ग्रैप 4 लग गया है तो हमारे स्कूल ने उसी टाइम ही हाइब्रिड मोड का ऑप्शन लिया, जहाँ पर पेरेंट्स को ये सहूलियत दी गई कि आप दोनों मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। दोनों ही तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। बच्चे प्रेजेंट हैं, पेरेंट भी समझ रहा है कि पोल्यूशन है और ये प्रॉब्लम जो है ये मीनवाइल आ ही जा रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो पेरेंट भेज भी रहे हैं। कुछ पेरेंट जो ज़्यादा ही थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो वो हाइब्रिड मोड ऑनलाइन चूज़ कर रहे हैं। अभी प्राइमरी 5th तक लगा है ये हाइब्रिड मोड, और ऑब्वियसली छोटे बच्चों के लिए ही ज़्यादा दिक्कत रहती है, बड़े तो आ ही रहे हैं। हाइब्रिड मोड का दिक्कत ये रहती है कि जब बच्चा ऑनलाइन भी प्रेजेंट होता है क्लास में एंड बच्चा हमारे सामने प्रेजेंट तो है ही, ऑफलाइन तो बच्चा आया ही हुआ है और साथ में बच्चे की क्लास ऑनलाइन भी चल रही है, तो एक टीचर को मैनेज करना, 2 टीचर को मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट एल्सवाइज अब इतना यूज टू हो चुके हैं कोरोना के बाद कि टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड। ऑफलाइन में अभी तो देखिए ऑफलाइन में ही ज़्यादा आ रही है, ऑनलाइन में अभी बच्चे कम ही आ रहे हैं, जबकि हमारी ऑफलाइन अटेंडेंस ज़्यादा अच्छी जा रही है हाइब्रिड मोड के बावजूद, क्योंकि वैसे भी 6 to 10th तक, 6 to 12 तक तो ये हुआ ही नहीं है, प्राइमरी तक के लिए हुआ है 5th क्लास तक के लिए, तो 5th क्लास के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास ऑफलाइन बच्चे ज़्यादा ही आ रहे हैं, ऑनलाइन कम आ रहे हैं। गाजीपुर डेयरी फार्म के मालिकों ने गाजीपुर से ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख दी है। डेयरी फार्म के मालिकों का कहना है कि उन्हें यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, जबकि गंदगी का कारण डेयरी फार्म नहीं बल्कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए कूड़े के पहाड़ है। मालिकों का कहना है कि डेयरी फार्म में किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, बल्कि आसपास की कॉलोनियों में कूड़े के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वो इस मामले पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ बसे हुए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के उसमें हम गए सुप्रीम कोर्ट में, आज की हमारी तारीख थी। अब वही जज साहब जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। ओक साहब की कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। ओक साहब की कोर्ट में अब हमें 3 जनवरी दे दी है, अगले महीने की 3 जनवरी हमारी डेट है। और अगली बेंच कोई सुनेगी जिस बेंच पर केस ट्रांसफर होगा। ये हमें पता नहीं था, ये तो 2002 में कोई एनजीओ ने केस डाला क्रूल्टी पर, ये तो हुआ कि गाड़ी का चलाने तो फैक्ट्री बंद कर दो, वो नहीं है। ये तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, सरकार की जिम्मेवारी है।
सरकार इसको बगैर सिर पैर की बातें कर रही है। इसके पीछे इनकी फिर दोबारा एक मंशा है कि किसी नकली दूध को बिकवाना। आज पशु रहे नहीं है और पशुओं पे इनके विचार करना चाहिए। सरकार को ऐड देनी चाहिए। सरकार के ऐड के द्वारा हम बसे हुए हैं, सब मास्टर प्लान के तहत बसे। इस सरकार को अपनी मंशा को साफ करके नौजवान नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं? ये तो मौत के अलावा कुछ दे नहीं रहे। पानी खराब, वो खराब, ये खराब, इससे कैसे बचेंगे? अरे दूध हमारे सामने जाता है, जितने रसगुल्ले गुलाब जामुन बन रहे हैं, जितनी मिठाई बन रही है, डेयरी वालों के दूध से बन रही है, ना कि हवा में प्लांटों के दूध से। डीडीसीए चुनाव के नतीजे देर रात 1 बजे घोषित हुए, जिसमें रोहन जेटली के पैनल के सभी 12 प्रत्याशी विजयी रहे। पूर्वी दिल्ली के 2 उम्मीदवारों कोषाध्यक्ष हरीश सिंगला और डायरेक्टर अशोक शर्मा ने जीत दर्ज की। चुनाव में जीत के बाद हरीश सिंगला ने कहा कि ये पूर्वी दिल्ली के लिए बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में क्रिकेट के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं, जिससे युवा प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। चुनाव परिणाम देर रात आने का कारण मतदान प्रक्रिया देर तक चलना बताया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नया पैनल दिल्ली में एक नए स्टेडियम के निर्माण की योजना पर काम करेगा, जिससे राजधानी के क्रिकेट भविष्य को मजबूत किया जा सकेगा। 12 सीटों पर चुनाव हुआ था। हम रोहन जेटली, सीके खन्ना जी के नेतृत्व में 12 की 12 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। सर क्या मार्जिन रहा है? सबसे ज़्यादा मार्जिन से कौन सी सीट जीती गई? सबसे ज़्यादा मार्जिन से सीट हमने कीर्ति आज़ाद जी को हराया है, रोहन जेटली जी ने। अरे सर आप भी चुनाव लड़े हैं, पहले भी इसमें मेंबर रहे हैं, आप पहले भी चुनाव जीते गए हैं। कितने मार्जिन से आपका रहा जीत का और क्या टफ फाइट रही थी? इसमें अशोक मामा जी शर्मा जी, जो मामा जी के नाम से मशहूर हैं, सेक्रेटरी पर, उनकी पोस्ट पे काफ़ी टफ रहा, लेकिन वो भी फिर 150 वोटों से जीत गए हैं। आपकी सीट का कैसा मुकाबला रहा और कितने वोटों से आप जीते थे? मेरे सामने गुरप्रीत सरीन जी और राजन गोयल जी थे और मैं 750 वोटों से जीता हूँ। सर यमुना पार में 2 कैंडिडेट डीडीसी का चुनाव जीत के आए हैं। यमुना पार के लिए खासकर अब यमुना पार के जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और एक उम्मीद रखते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं उनको खेलने के लिए सारी सुविधाओं को देंगे। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए जाएं यमुना पार में, जहाँ पर आके वो बच्चे सीख सकें, क्रिकेट को समझ सकें और क्रिकेट पर अपना कार्य कर सके। उनको ना पैसे की कमी होने दी जाएगी, ना संसाधनों की। स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के बाद हाशिम बाबा राशिद केबल वाला गिरोह के सक्रिय सदस्य वसीम को गिरफ्तार किया, जो फर्श बाजार में दिवाली की पूर्व संध्या पर हुए दोहरे हत्याकांड में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान वसीम ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली एसआई अखिल चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में जा लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वसीम को काबू में किया और उसके पास से एक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में वसीम ने खुलासा किया कि वो और उसका भाई सलीम उर्फ टिल्लन भगौड़े गैंगस्टर राशिद केबल वाले के संपर्क में थे और राशिद के निर्देश पर ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आरोपी वसीम का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी कई मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। शादरा नॉर्थ जोन में स्थानीय लोगों की शिकायत के मद्देनजर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। एमसीडीए जनरल ब्रांच, स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से वार्ड नंबर 229 उस्मानपुर सर्विस रोड पर पहले पुस्ते से लेकर तीसरे पुस्ते तक लगभग 2 किलोमीटर तक फैले अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस अभियान के तहत सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो। इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी और पुलिस को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। शादरा उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। विश्वासनगर इलाके में साफ पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार द्वारा किए गए बड़े बड़े दावे हकीकत से कोसों दूर है। लोगों ने शिकायत की है कि क्षेत्र में जो पानी आता है वो गंदा होता है और सप्लाई भी अनियमित है। इसके चलते मजबूरन लोगों को बाजार से पानी खरीदना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक पानी की बोतल 35 से लेकर 40 रुपए में मिलती है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पानी की समस्या के समाधान के बजाय सरकार केवल दावे कर रही है।
अगर समय पर पानी का इंतजार करें तो नौकरी या काम पर जाने में भी दिक्कत होती है। ऐसे में पानी बेचने वालों का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। पानी तो आ रहा, गंदा आ रहा। कब से आ रहा पानी गंदा? जब से आ रहा पानी, ये पहले आ रहा नहीं था, आ रहा तो गंदा आ रहा। 30-40 की बोतल 30-40 की पड़ जाती है। कम आता है, कभी तो आता ही नहीं है। कभी आता है, कभी आता ही नहीं। पानी सुबह 4 बजे गंदा तो बहुत आता है, उसमें बदबू बहुत आती है। ये 3-4 महीने से नहीं आया, 3 महीने से सो रहा है। लानी पड़ती है, बिस्लेरी लानी पड़ती है। प्रशासन से RW के माध्यम से हम लोग कंप्लेंट करते रहते हैं, लेकिन सुनवाई बहुत ही कम होती है। बिल्कुल नरक में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत इंसान की पानी की है। पानी नहीं है पीने का, साफ़ सफाई इतनी बुरी हालत है, पूछो मत। आप कैमरा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं। पानी की बहुत समस्या है। पानी आता है भी तो बिल्कुल नाले की तरीके से पानी आता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। पीछे कुछ टाइम पहले 2 नंबर 1 में गली में प्रॉब्लम थी, बट वहाँ का रिजॉल्व हो गया, बट यहाँ का अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। सारे कोशिश अपना लिए, बट पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि घर में सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी गली परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। ना पीने का सही पानी आता है, ना किसी चीज़ को लेके या कुछ कर पाए बंदा काम पे जाए या खाली पूरे दिन पानी अरेंज करने में ही भरने में ही लगे रहे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।